डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम आवेशों के गुण पढ़ रहे थे। आगे हम लास्ट हमने लिया था आवेश के क्वांटीकरण, यानी आवेश क्वांटित राशि या आवेश का गुण भी है, और इसी पर हमने नियम लिया था आवेश के क्वांटीकरण का नियम, Q बराबर प्लस माइनस NE। कि किसी भी वस्तु पर आवेश का मान सदैव इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण का पूर्ण गुणज होता है। कोई वस्तु है उस पर आवेश का मान सदैव इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है, Q बराबर प्लस माइनस NE। ये हम लिख चुके थे। आज हम अगला गुण ले रहे हैं आवेश का। आवेश एक संरक्षित राशि है। आवेश एक संरक्षित राशि है। प्रत्येक विलगित निकाय पर प्रत्येक प्रक्रिया के दौरान आवेशों का बीजगणितीय योग सदैव नियत रहता है। इसका मतलब यह है कि दो विलगित निकाय मतलब दो या तीन वस्तुएं, उनमें ही अन्योन क्रिया हो रही है। उन तीन वस्तुओं का, दो वस्तुओं का अन्य वस्तुओं से कोई भी आवेश का या किसी भी अन्य प्रकार का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। ऐसे निकाय को बोलते हैं विलगित निकाय। सबसे अलग, विलग होना, अलग होना, वैसे विलगित निकाय। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या है? आवेश संरक्षण का नियम यह है कि प्रत्येक विलगित निकाय पर प्रत्येक प्रक्रिया के दौरान आवेशों का बीजगणितीय योग सदैव नियत रहता है। फॉर्मूले की फॉर्म में से लिखें तो समेशन Q बराबर क्या होता है? नियत होता है। समेशन Q इक्वल टू क्या होगा? नियत होगा। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट गुण हम ले रहे हैं, स्थिर आवेश। अगर कहीं पर स्थिर आवेश है, स्थिर आवेश, रुका हुआ आवेश, चाहे वो धनावेश है चाहे वो ऋणावेश है, तो वो एक विशेष प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न करता है। चाहे धनावेश हो और चाहे ऋण आवेश हो, वो एक विशेष प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न करता है। उस क्षेत्र में और कोई भी आवेश अगर आप लेकर जाएंगे तो उस आवेश पर बल कार्य करेगा। जैसे पृथ्वी के चारों ओर कौन सा क्षेत्र होता है? तो यह होता है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। ठीक उसी प्रकार किसी भी आवेश का अपने चारों ओर जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में हम इस चैप्टर में। विद्युत क्षेत्र, उस क्षेत्र को आप क्या कहते हैं? किसी भी आवेश के चारों ओर ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें कोई भी अन्य दूसरा आवेश बल का अनुभव करता है, वो कहलाता है विद्युत क्षेत्र। आप जानते हैं पृथ्वी एक बहुत बड़ा द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान क्या उत्पन्न करता है? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, और उस क्षेत्र में कोई भी अन्य द्रव्यमान बल का अनुभव करता है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। रीजन क्या है? कारण क्या है? इनको इनके चारों तरफ घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कहां से मिलता है? तो ये अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपेटल फोर्स मिलता है इनके मध्य के आकर्षण बल के कारण। ये अभिकेंद्रीय बल किसके कारण मिलता है? इनके मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बल के कारण इन्हें ये बल प्राप्त होता है। इनके मध्य जो बल कार्य करता है, आकर्षण बल, इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक वैसे ही आवेश के चारों ओर जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है क्या? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। आवेश के चारों ओर वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। तो प्रत्येक आवेश अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो स्थिर आवेश तो केवल क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। अगर आवेश गतिशील है, कैसा आवेश है? गतिशील आवेश है, और उसका वेग कैसा है? नियत। कैसा वेग है उसका? नियत वेग है। तो अब वो विद्युत क्षेत्र को लिखते हैं E से और चुंबकीय क्षेत्र को लिखते हैं B से। विद्युत क्षेत्र को किससे लिखा जाता है? तो विद्युत क्षेत्र को लिखा जाता है E से और चुंबकीय क्षेत्र को लिखा जाता है B से।
तो विद्युत क्षेत्र तो क्या प्रदर्शित करता है, स्थिर आवेश तो क्या उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र। और अगर आवेश गतिशील है तो यहाँ दो कंडीशन होगी, वेग नियत है यानी त्वरण 0 है, वेग परिवर्ती है यानी त्वरण 0 नहीं। ठीक है, तो वेग नियत है तो E और B का मतलब क्या बताया, ध्यान दीजिए, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। अब आवेश गतिशील तो है परंतु वेग कैसा है, परिवर्ती। वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन, चाहे वेग के परिमाण में परिवर्तन हो, चाहे वेग की दिशा में परिवर्तन हो, चाहे दोनों में परिवर्तन हो। जब भी वेग परिवर्ती होगा तो कण पर क्या कार्य करेगा, कण में क्या होगा, त्वरण होगा, और त्वरित गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, साथ साथ ये उत्पन्न करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिन्हें हिंदी में हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न करता है। प्रकाश तरंगे हैं, सूर्य से आने वाली प्रकाश तरंगे, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। हम पढ़ते हैं एक्स किरणें, आपने सुना होगा, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण होते हैं। तो त्वरित गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, और साथ साथ यह विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न करता है। तो ये अगला जो गुण हम ले रहे हैं आवेश का, आवेशों के मध्य बल की बात करते हैं। तो समान प्रकृति के अगर आवेश हैं, समान प्रकृति के आवेशों के मध्य कौन सा बल कार्य करेगा, तो समान प्रकृति के आवेशों के मध्य बल कार्य करता है प्रतिकर्षण प्रकृति, प्रतिकर्षण बल। और विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, आवेश यदि विपरीत प्रकृति के हैं तो विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य कैसा बल कार्य करता है, विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण प्रकृति का बल कार्य करता है। समान प्रकृति के आवेश हैं, बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, बल कैसा होगा, आकर्षण प्रकृति का होगा। ये कुछ आवेश के हमने आपको गुण बताए, आवेश के गुण। ठीक है, एक और गुण है, आवेश एक निरपेक्ष राशि। कैसी राशि है, निरपेक्ष राशि है। निरपेक्ष राशि मतलब किसी भी वस्तु की गति के कारण आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर देखिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपेक्षिकता सिद्धांत, वहां हम देखते हैं कि यदि कोई वस्तु लगभग प्रकाश के वेग से गतिशील है तो उसका द्रव्यमान फिक्स नहीं रहेगा, उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। ये तो स्थिर अवस्था में द्रव्यमान है, और गतिशील अवस्था में द्रव्यमान इस फॉर्मूले से दिया जाता है, जहां पर v क्या है, उस वस्तु का क्या है, वेग। अगर किसी वस्तु का वेग आप प्रकाश के वेग के बराबर कर देते हैं तो यहाँ कितना लेंगे अब आप, c से c कैंसिल हो जाएगा, c स्क्वायर 1 - 1 यानी 0, और किसी संख्या में 0 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, अनंत आ जाएगा। तो यानी कोई भी वस्तु प्रकाश के वेग से गतिशील है तो उसके द्रव्यमान में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, यानी द्रव्यमान निरपेक्ष राशि नहीं है। जबकि आवेश अगर इस वस्तु पर आवेश है, यह वस्तु लगभग प्रकाश के वेग से गतिशील है और इस पर आवेश है, तो द्रव्यमान तो बढ़ जाएगा इसका, लेकिन इस पर, इसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेश का गति से कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन बनता है, देखिए कम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, एक वर्ड आता है विशिष्ट आवेश। किसी भी कण के लिए विशिष्ट आवेश क्या होता है, तो किसी भी कण के लिए विशिष्ट आवेश होता है कण के आवेश और कण के द्रव्यमान का अनुपात। तो यदि कण स्थिर है
तो विशिष्ट आवेश Q बटा m है। लेकिन यदि कण लगभग प्रकाश के वेग से गतिशील हो जाए तो आप जानते हो m का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। आवेश पर तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये अंश और ये हर बढ़ गया, अंश उतना ही है, तो इस संख्या का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी यदि कोई कण लगभग प्रकाश के वेग से गतिशील है तो स्थिर अवस्था की तुलना में उसका विशिष्ट आवेश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसका विशिष्ट आवेश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आवेश कैसी राशि है, आवेश एक निरपेक्ष राशि है। आवेश पर, आवेश जो होता है उस पर गति का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये है आवेश के कुछ गुण। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आवेशन की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। आवेशन की विधियां यानी किसी भी वस्तु पर हम आवेश किस प्रकार उत्पन्न कर सकते हैं। तो किसी वस्तु पर आवेश को उत्पन्न करने की मुख्यतः 3 विधियां होती हैं। आवेशन की 3 विधियां कौन कौन सी हैं? नंबर 1 विधि तो है घर्षण, नंबर दूसरी विधि को हम क्या कहते हैं, वो होती है चालन, और नंबर 3 विधि पर हम लेते हैं क्या, प्रेरण। आवेशन की 3 विधियां हैं, पहली घर्षण फ्रिक्शन, दूसरी चालन कंडक्शन, तीसरी प्रेरण इंडक्शन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए घर्षण, 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है। आवेशन की इस विधि को क्या कहते हैं, घर्षण। आवेशन की जो ये विधि है इसे हम क्या कहते हैं, घर्षण। एक वस्तु जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगी दूसरी वस्तु उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगी। तो एक पर जितना धनात्मक आवेश आएगा दूसरी पर उतना ही ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। मतलब इस प्रक्रिया में आवेश संरक्षण के नियम का पालन भी होगा। ना आवेश उत्पन्न हुआ ना आवेश नष्ट हुआ, ना आवेश उत्पन्न हुआ और ना ही आवेश नष्ट हुआ। बस एक वस्तु से आवेश का स्थानांतरण दूसरी वस्तु पर हो गया। मतलब कुल आवेश, इस पूरी प्रक्रिया में कुल आवेश क्या रहेगा, नियत ही रहेगा। तो ये होता है घर्षण। चालन, चालन में क्या होता है, यदि कोई भी आवेशित वस्तु है, इस वस्तु पर मान लीजिए धनात्मक आवेश है यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी है, प्लस Q आवेश है मान लीजिए इसके ऊपर। अब इस वस्तु A को आप किसी भी निरावेशित वस्तु B से जोड़ देंगे, तार द्वारा जोड़ दीजिए या दोनों को स्पर्श करवा दीजिए, तो इस वस्तु से कुछ आवेश इस वस्तु पर आ जाएगा। ये वस्तु भी जो पहले निरावेशित थी, यह वस्तु भी आवेशित हो जाएगी। तो अब आवेशित हो जाएगी तो इस पर धनावेशित आवेशित होगी, इस पर भी आवेश आ गया। तो ये वाली जो विधि क्या कहलाती है, यह विधि कहलाती है क्या, चालन। तो किसी भी आवेशित वस्तु के संपर्क में हम कोई निरावेशित वस्तु ले आए तो उस वस्तु पर भी आवेश आ जाता है। इस प्रक्रिया को, आवेशन की इस विधि को क्या कहते हैं, चालन। तीसरी विधि है प्रेरण। ये ऐसी विधि है जिसमें हमें वस्तुओं को संपर्क में लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें वस्तु संपर्क में लाना पड़ेगा, इस चालन के लिए वस्तुओं को संपर्क में टच करना पड़ेगा, लेकिन प्रेरण में वस्तुओं को टच करने की जरूरत नहीं है। प्रेरण में क्या होगा, देखिए आप, ये कोई आवेशित वस्तु है A, इसके पास, इसके अत्यंत निकट आप क्या ले आइए, एक निरावेशित वस्तु को ले आइए। तो इसकी एक सतह पर तो क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आवेश आ जाएगा, और दूसरी सतह पर ये क्या होगा, बी वस्तु के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ये वस्तु ए अपनी ओर खींचेगी क्योंकि धनावेशित है। तो इस सतह पर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा और इस सतह पर धनात्मक आवेश आ जाएगा। तो एक सतह पर इलेक्ट्रॉनों की कमी, एक सतह पर इलेक्ट्रॉनों की इधर
इस तरफ तो हो गई अधिकता और इस तरफ हो गई है क्या, कमी। तो एक सतह पर ऋणावेश आ जाएगा, एक सतह पर धनावेश आ जाएगा। मान लीजिए वस्तु ए ऋणात्मक आवेशित वस्तु, तो अब इसके पास यदि हम निरावेशित वस्तु बी लाते हैं, तो अब ये इस वस्तु बी के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी, अब ये वस्तु इस बी के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेगी। तो इस सतह पर इलेक्ट्रॉनों की क्या आएगी, अधिकता, और इस सतह पर इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो इस प्रकार इस पर धनावेश और ऋणावेश आ जाएगा। लेकिन यदि हम बी को ए से वापस से काफी दूर ले जाएं, तो वापस से ये नॉर्मल हो जाएगा, इसकी सतह पर अब कोई आवेश नहीं रहेगा। जितना इस सतह पर ऋणात्मक आवेश आया था, उतना ही इस सतह पर धनात्मक आवेश प्रेरित हुआ। जितना इस सतह पर ऋणात्मक आवेश प्रेरित हुआ, उतना ही इस सतह पर धनात्मक आवेश प्रेरित हुआ। यानी आवेश, कुल आवेश पर 0 ही था, और हम इसको दूर ले जाएंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये वाली विधि कहलाती है आवेशन की विधि। क्या कहलाती है, ये प्रेरण। तो किसी भी वस्तु पर हम आवेश को 3 तरह से ही उत्पन्न कर सकते हैं। पहली विधि घर्षण, दूसरी विधि चालन, और तीसरी विधि प्रेरण। इस विधि के बारे में हम और डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। बाकी इन 2 विधियों के तो हम नाम याद कर लें। घर्षण, रगड़ने पर जो आवेश उत्पन्न हुआ वो विधि क्या कहलाती है, घर्षण। प्रेरण, किसी आवेशित वस्तु के पास निरावेशित वस्तु लाई जाए तो निरावेशित वस्तु की विपरीत सतहों पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जिस आवेशित वस्तु के पास आप निरावेशित वस्तु को लेकर गए हैं, उस आवेशित वस्तु पर कौन सा आवेश था। जैसे ए पर धनावेश था, तो ये सतह ऋणावेशित हुई और ये वाली सतह धनावेशित हुई, क्योंकि मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन। नाभिक, प्रोटॉन नाभिक के अंदर होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं, वो इस बल से आकर्षित नहीं हो पाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो बाहर कक्षाओं में होते हैं या मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ही आकर्षित हो पाते हैं। तो ये पॉजिटिव क्षण है, ये इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगी, और ये नेगेटिव है, ये इसके इलेक्ट्रॉनों को धक्का मारेगी। तो उधर ऋणात्मक आवेश होगा, इसमें इधर धनात्मक, इसमें इधर ऋणात्मक है और उधर धनात्मक। तो ये आवेशन की 3 विधियां हो गई, घर्षण, चालन और प्रेरण। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, किसी वस्तु पर, क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु पर 1 कूलाम आवेश है, +1 लेता हूं, +1 कूलाम आवेश है। तो बताइए उस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं कि त्यागे हैं, और कितने ग्रहण किए हैं या कितने त्यागे हैं, संख्या और होता नहीं हमको। तो आप देखिए प्लस का आवेश है, प्लस का आवेश है मतलब वस्तु ने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए हैं, वस्तु ने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए हैं, त्याग दिए। तो यानी कैसा आवेश आएगा, धनावेश आ गया। ठीक, कितने। तो इसको क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। Q = NE, आवेश कितना लिया, 1, N, E का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19। तो N का मान कितना आ जाएगा, 1/1.6 गुणा